जो आज का टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, दैट इज द इंपॉर्टेंट किंग्स एंड देयर सक्सेसर्स। एफकेट में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन बनता है कि ये राजा किस राजा का सक्सेसर था, ये किस राजा के बाद आया, इस राजा से पहले प्रेडेसर कौन था। तो मैंने आपको एक सीक्वेंस में बताई हैं, सीक्वेंस में ऐसे ही नोट्स बनाओ, वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनी, जितनी बातें बताई हैं किसी राजा के बारे में बस उतनी ही जान लो, दैट्स इट, मामला खत्म। उसी को बार बार रिवाइज करो, इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कर लोगे आराम से, मुझे पता है, ठीक है। भरोसा रखो खुद पे, पेन चलाओ और पेपर चलाओ, नोट्स बनाओ खुद से। सुनो इस चीज को जो मैंने बार बार बोली है, ठीक है, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, यू हैव टू डू इट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन डेप्थ क्लासेस। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एफकेट की सीरीज में हम जीके को कवर कर रहे हैं, और जीके की जो सेगमेंट वाइज वीडियोस बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको हर एक वीडियो में एक सेपरेट टॉपिक मिले, जिसकी वजह से आपको पढ़ना आसान हो जाए, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं बनाएंगे, बहुत छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, और एक वीडियो को सिर्फ एक टॉपिक तक रेस्ट्रिक्ट रखेंगे, ठीक है, जिससे चीजें ज्यादा आसान रहें, जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, सारी चीजों को कवर करने की पूरी मुमकिन कोशिश करेंगे, ठीक है, और इवन हो भी जाएगा। आपको सिर्फ पढ़ना है, वही जैसा पहली वीडियो में मैंने कहा था कि पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ, ठीक है। यहाँ लिखा है मैंने, मेहनत करके मुझे इतना टाइम वीडियो बनाने नहीं लगेगा ना, मुझे लिखने में समय लगता है, ठीक है, लेकिन चीजें आसान है, बेटर तरीके से पढ़ी जा सकती हैं सिर्फ इसी तरीके से, पहले मैं इस बात पर बात कर चुका हूं। यहाँ पर जो आज का टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, दैट इज द इंपॉर्टेंट किंग्स एंड देयर सक्सेसर्स। एफकेट में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन बनता है कि ये राजा किस राजा का सक्सेसर था, ये किस राजा के बाद आया, या इस राजा से पहले प्रेडेसर कौन था, या क्रोनोलॉजी में भी कई बार लगाने की बात हो जाती है। फिर साथ ही साथ हम राजाओं के सक्सेसर्स तो देखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट राजा तो कम ही है इंडियन हिस्ट्री में, लेकिन हम सभी जो राजा हैं डायनेस्टीज में जिनके बारे में रिकॉर्डेड डाटा अवेलेबल है इन हिस्ट्री में, उन सब की चीजों के जुड़े हुए देखेंगे। अब बात देखें, एक के बाद राजा कौन आ रहा है, अलग डायनेस्टीज में हम देखेंगे। मैंने जहां पर भी सर्कल किया होगा वो उस डायनेस्टी का आखिरी राजा है, जहां पर भी सर्कल है वो डायनेस्टी का आखिरी राजा। ये चीज बहुत कॉमन भी है, पहला और आखिरी राजा फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी, और लास्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी भी पूछी जा सकती है, सक्सेसर भी पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग भी पूछी जा सकती है। और इन राजाओं के समय में कब क्या हुआ, हाँ, कई बार हम गलती कर देते हैं कि हम राजाओं का टाइम पीरियड याद करने में लगे रहते हैं, ऐसा नहीं है। क्रोनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, कौन पहले आया कौन उसके बाद आया। तो मैं राजा डिस्कस करता रहूंगा और आपको बहुत सारी बातें उन राजाओं से जुड़ी हुई बताता रहूंगा, ध्यान से आप लोगों को सुनना है, और वो चीजें आपको लिखनी भी हैं, लिखनी है, लिखवाने का काम कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। आई विल बी डिस्कसिंग द थिंग्स, आराम से पढ़ाऊंगा, और बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी। जो छोटे छोटे पॉइंट्स में किसी राजा के बारे में बताऊं, अपनी लैंग्वेज में, अपने नोट्स में, बताया था कि किसी और की पीडीएफ नहीं, किसी और की लैंग्वेज नहीं, अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाओ और पास हो जाओ। पास होने का एकमात्र अच्छा तरीका। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट किंग्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हम सारे राजाओं की बात करेंगे। फर्स्ट इज बिंबिसार। देखो भैया, मगध एम्पायर राइज हुई, और मगध एम्पायर में डायनेस्टीज राइज होती हैं। सबसे पहली डायनेस्टी राइज होती है हरणक्या। हालांकि उससे पहले भी डायनेस्टीज हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ खास रन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। जिसमें सबसे पहले राजा है बिंबिसार। बिंबिसार का टाइम पीरियड 554 बीसी से 492 बीसी है। ये सबसे पहले फाउंडर हैं, और इन्होंने जब मगध पर बैठे तो अंग को कैप्चर किया, इन्होंने अंग को, ओके, किसको कैप्चर किया, अंग को। अंग इनके बिल्कुल ईस्ट में था, अंग को कैप्चर करते हैं ये, और फिर ये मैट्रिमोनियल लाइन से चलाते हैं, 3 रानियों से शादी भी करते हैं। इनके कंटेम्प्ररी जो अवंती में राजा बैठे हैं प्रासेनजीत, उनको ये अपना उनकी तबीयत खराब होती है तो उनके लिए अपना जो डॉक्टर है उसको भी भेजते हैं, और इससे अवंती पर मगध में कुश्ती हो जाती है, लेकिन बाद में अवंती शिशुनाग कैप्चर करेंगे। इनके बेटे ने, अजातशत्रु ने, इनकी हत्या कर दी, ठीक है, और गद्दी पर बैठ गए। अजातशत्रु थोड़े से एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट के थे, जिन्होंने जंग का इस्तेमाल किया, चाहे वो कौशल को कैप्चर करने में किया हो, वाजी को किया हो, ठीक है, मल्ल को किया हो, 3 को वो कैप्चर करते हैं, अवंती को कैप्चर नहीं कर पाते। बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों की कैपिटल जो है वो राजगृह है, और इन्हीं दोनों के समय में बुद्धा भी एग्जिस्ट करते हैं, बुद्धा, क्योंकि बुद्धा का जो टाइम पीरियड है वो 567 बीसी से लेकर 483 बीसी तक है। तो इन दोनों राजाओं के समय में ही बुद्ध एग्जिस्ट करते हैं। इवन बरहूत इंस्क्रिप्शन तो ये भी कहता है कि अजातशत्रु और महात्मा बुद्ध तो मिले भी हैं, ठीक। अजातशत्रु के टाइम पीरियड में ही बुद्धिस्ट पहला काउंसिल हुआ। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री की, बुद्धिज्म में वीडियो देखी होगी तो आपको काउंसिल्स के बारे में पता हो, ठीक है। पहला काउंसिल
जो है बुद्धिज्म का, वो अजातशत्रु की मर्जी से ही हुआ, अजातशत्रु की परमिशन से ही हुआ, राजगृह में हुआ। ठीक है। उसमें 2 किताबें लिखी गई थी, विनय पिताका एंड सुता पिताका बाय आनंद एंड उपाली। उसके बाद इनको सक्सीड किया इनके बेटे उदयन ने। अब उदयन ने इनका कत्ल कर दिया। उदयन ने नया शहर बसाया, पाटलीग्राम, जिसको बसा तो अजातशत्रु चुके थे लेकिन कैपिटल नहीं बनाया था। पाटलीग्राम को पाटलिपुत्र बना देते हैं उदयन। उदयन की कैपिटल बनती है आपकी पाटलिपुत्र। उदयन के बाद गद्दी पर बैठते हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के बाद मांडा, मांडा के बाद नागदशका। उदयन की जो डेथ है असल में वो एक षड्यंत्र के थ्रू हो जाती है। अवंती के राजा पलाका के षड्यंत्र के अकॉर्डिंग ये डेथ की जाती है, मार दे जाते हैं। नागदशका का कत्ल करते हैं इन्हीं के एक मंत्री जिनका नाम है शिशुनाग। शिशुनाग इससे पहले काशी के गवर्नर होते थे। काशी मगध के अंडर आ चुका था और शिशुनाग डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है। शिशुनाग 410 बीसी टू 395 बीसी तक इनका रूल है। शिशुनाग के नाम पर ही डायनेस्टी है। शिशुनाग पहले रूलर हैं शिशुनाग। शिशुनाग ने इसके टाइम में सबसे डेवलपमेंट ये हुआ कि अवंती पर अटैक करके अवंती को क्या किया है, कैप्चर किया है। ठीक है। उसके बाद इनको सक्सीड किया इनके बेटे कालाशोका ने। कालाशोका के टाइम में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। उसके बाद उनको सक्सीड किया नंदी वर्मन ने और उनके बाद महानंदिन ने। महानंदिन को मारते हैं, कत्ल करते हैं महापद्मानंद। महापद्मानंद को लेकर सवाल कई सारे हैं कि वो तो क्षत्रिय नहीं है। ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि ही वॉज अ कोर्टिशियन, यानी मंत्री थे। अलग अलग मान्यताएं हैं। महापद्मानंद स्टैब्लिश करते हैं नंदा डायनेस्टी, जो कि भारत की पहली नॉन क्षत्रिय या शूद्र डायनेस्टी है। जैसा उनके रिकॉर्ड्स में कहा भी गया कि ही बिलोंग टू द बार्बर फैमिली, तो ही वॉज अ शूद्र। महापद्मानंद को मिलता है हुसैन का, क्योंकि बहुत बड़ी सेना खड़ी करी है इन्होंने और सेना में हाथियों का इस्तेमाल करने वाले पहले राजा यही थे। इनफैक्ट मगध के नीचे कलिंग, जो कि उड़ीसा का एरिया है, कलिंग पर अटैक करने वाले भी महापद्मानंद ही हैं। महापद्मानंद जो हैं, उनके अटैक के बारे में पता कहां से लगता है? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, जो कि खरावेल राजा का नाम है, जो कलिंग के बाद में राजा हुए, उनका एक इंस्क्रिप्शन है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से ये पता लगता है कि कलिंग पर पहली बार अटैक करने वाले कौन थे? महापद्मानंद। महापद्म के 8 बेटे हैं, जिनमें से आखिरी में रूल कर रहे हो धनानंद। हालांकि डायनेस्टी का टाइम पीरियड बहुत लंबा नहीं है, 345 बीसी टू 323 बीसी तक का ही है। धनानंद के टाइम में लोग थोड़ा सा परेशान हैं क्योंकि टैक्सेस वगैरह है, और ये वही समय है जब यहाँ पर अलेक्जेंडर का अटैक होता है। अब अलेक्जेंडर का अटैक कैसे हो रहा है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। जब यहाँ पर हमारा मगध डायनेस्टी में बिंबिसार एंड अदर रूलर्स रूल कर रहे थे, तब क्या चल रहा था? बिंबिसार यानी दिस इज इंडिया, यहाँ पर मगध ऐसे फैला हुआ है। यहाँ पर आ जाते हैं आपकी पर्शियन एम्पायर। पर्शियन एम्पायर एक्केमेनिड डायनेस्टी, जिसके राजा हैं साइरस। साइरस के बाद उनके बेटे जीरस, फिर दारियस फर्स्ट, दारियस सेकंड एंड दारियस थर्ड। दारियस थर्ड को हराकर अलेक्जेंडर आते हैं इंडिया की तक्षशिला राजा अम्बी, उनसे संधि कर लेते हैं। उस वक्त मगध में बैठे हैं धनानंद। धनानंद के पास चाणक्य आते हैं कि सपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि तक्षशिला में पढ़ाते हैं चाणक्य, रहने वाले वो मगध के हैं। अब तक्षशिला में पढ़ाते हैं, तक्षशिला के राजा ने तो सपोर्ट कर दिया अलेक्जेंडर को, ये मानकर कि वो तो देवदूत है। लेकिन अपने हैं और कहते हैं धनानंद को कि भाई तुम फौज खड़ी करो, लेकिन धनानंद मना कर देता है, मेरा तो काम ही नहीं है, वो तो बहुत दूर है मुझसे। तब चाणक्य कहते हैं कि तुम तो राजा बनने के लायक ही नहीं, और चाणक्य अपने एक शिष्य को राइज करते हैं, उसके सपोर्ट करते हैं, और वहां से राइज होता है चंद्रगुप्त मौर्य का। मौर्य डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप को एक्सपेंड करते हैं वेस्ट की तरफ, कलिंग से ध्यान चला जाता है, कलिंग छूट जाता है। ठीक है। फिर वो अलेक्जेंडर के गवर्नर सेलुकस निकेटर को 305 बीसी में हराते हैं। हराकर उनकी बेटी से शादी करते हैं, और उनके कोर्ट में एक ग्रीक एम्बेसडर आता है जिसका नाम है मेगास्थीनस, और मेगास्थीनस लिखते हैं इंडिका। किताबों की सीरीज हम अलग से देखेंगे कि किसने किताब कौन सी लिखी है। उसके बाद इन्हीं के टाइम में चाणक्य ने अर्थशास्त्र भी लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी संभाली उनके बेटे बिंदुसार ने, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म में कन्वर्ट होकर, इनके टाइम में सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, सॉरी जैनिज्म काउंसिल हुआ 300 बीसी में। और जैनिज्म में जैसे आप लोगों को पता ही है, 2 सेक्ट होते हैं, श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स। पढ़ा होगा अगर आप लोगों ने हिस्ट्री क्लास में। तो श्वेतांबर्स, क्योंकि मैं सारी हिस्ट्री पढ़ा चुका हूं, आप लोगों ने अगर थोरोली सीरियसली हिस्ट्री नहीं पढ़ी, अब में से फैक्ट्स हमें डिस्कस करने हैं फॉर द एफकेट एग्जाम। यू नो वेरी वेल अबाउट द डिफरेंस ऑफ जीके ऑफ एफकेट एंड द जीएस ऑफ द सीडीएस। अगर किसी को फिर भी क्यूरियोसिटी है कि मुझे ये सारा ही जानना है, तो ही कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो, जिसमें लगभग 10-12 घंटे में हमने सारी हिस्ट्री एक मैराथन तरीके से डीप कवर करी है। बिंदुसार गद्दी पर बैठते हैं, और बिंदुसार का नाम जो है अमित्रोचेतस है, ग्रीक नेम। ग्रीक नेम की बात करें तो चंद्रगुप्त गुप्ता का भी एक ग्रीक नेम है सेंड्रोकोटस।
सेंड्रोकोटस, उससे पहले जो आपके राजा हैं धनानंद, उनका भी ग्रीक नेम है एग्रेमस, क्योंकि ग्रीक्स उनको नामों के नाम से जानते हैं। जैसे अंबी को भी उन्होंने ओम्फिस नाम दिया है। अंबी ओम्फिस हैं, धनानंद जो हैं वो एग्रेमस हैं, चंद्रगुप्त मौर्य सेंड्रोकोटस हैं, बिंदुसार अमित्रोचेतस हैं, संस्कृत में अमित्र घाट कहा जाता है इन्हें, मदरसार भी कहा जाता है, मदरसार मदरसार भी नाम है इनका। उसके बाद इनकी गद्दी संभाली इनके बेटे अशोका ने। अशोका बड़े तो थे, 16 रानियों में सबसे प्रिय रानी शुभ्राद्रंगी के बेटे थे। सबसे बड़े तो सुशीमा थे, लेकिन अशोका राजा बने आफ्टर सिविल वॉर। और अशोका के बारे में डेप्थ में हमने पढ़ रखा है कि ही कन्वर्टेड टू द बुद्धिज्म, और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कराया 251 बीसी में पाटलिपुत्र में। बाद कलिंग पर ये अटैक करने के 261 बीसी में अटैक करते हैं। कलिंग के बाद ही इनका मन थोड़ा सा चेंज हुआ और ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ उपगुप्ता। मुगालीपुत्ता तीसरा इनके मेंटर हैं। तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल में भी धम्मा पिताका लिखी गई, जो कि 3 पिताकास बन जाती हैं आपके बुद्धिज्म के। अशोका के बाद अशोकन एम्पायर इतना बड़ा था कि अशोका के बाद वो 2 हिस्सों में टूटा। दशरथ और कुणाल ने, एक इनके बेटे और एक इनके पोते, उन्होंने संभाला। फिर छोटे छोटे से राजा हुए, लेकिन सबसे आखिरी राजा है बृहद्रथा। बृहद्रथा जो है, इनका कत्ल करते हैं इन्हीं के मंत्री, जिनका नाम है पुष्यमित्रा सुंगा, और डायनेस्टी आ जाती है सुंगा डायनेस्टी। पुष्यमित्रा सुंगा या सुंगा डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल हिस्ट्री में ये रहा है कि इन्होंने हिंदुज्म को, या कहीं ब्राह्मणिकल कल्चर को दोबारा से रिवाइव किया। बुद्धिज्म का विस्तार बहुत चरम पर था, और जो ब्राह्मणिकल रिचुअल्स थे उनके बारे में कुछ खास उनके ग्रोथ नहीं थी, क्योंकि अशोका ने तो रिचुअल्स, जो वुमेन रिचुअल्स परफॉर्म करती थी, उस पर भी बैन लगा दिया था। उसके बाद पुष्यमित्रा शुंगा को बुद्धिज्म में स्लेयर ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है, लेकिन कि ऐसा नहीं है। बस इस इंसान ने ग्रोथ नहीं करवाई, ठीक है, स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रोथ नहीं करवाई। पहले स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रोथ हो रही थी बुद्धिज्म की, लेकिन ये इंसान अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ये सारे यज्ञ करवाता है, जिसकी वजह से ब्राह्मणिकल कल्चर दोबारा से रिवाइव हो जाता है। लेकिन बरहुत स्तूपा और सांची स्तूपा को इसने रेनोवेट कराया, इसलिए ये बात सही नहीं है कि ये स्लेयर ऑफ बुद्धिज्म है, बट हिस्ट्री इनको स्लेयर ऑफ बुद्धिज्म के नाम से जानती है। इनके बेटे हैं पुष्यमित्र शुंगा, जो कि फेमस हुए कालिदास के प्ले के थ्रू, जिसमें मालविका अग्निमित्रम, जहां पर इनका और इनकी एक मेड है मालविका, उनके प्रेम को दर्शाया गया है। उनके बाद सक्सीड किया वासुमित्रा, अंध्रा का, पुलिंदा का, घोषा, और सबसे आखिरी राजा देवभूति। देवभूति का कत्ल किया इन्हीं के एक मंत्री, जिसका नाम है वासुदेव कानवा। सबसे छोटी सी डायनेस्टी जो 45 साल रूल करती है, वासुदेव कानवा, भूमिमित्रा, नारायणा, सुशुरमणा। सबसे लंबा रूल करते हैं भूमिमित्रा। सिंपल, कुछ खास नहीं हुआ। ओके, फिर आ जाते हैं कि साउथ इंडिया में, जैसे मगध एम्पायर जो था, मौर्यन एम्पायर, यहां से तो ये टूट कर ये सुंगास बन गए, लेकिन ये बन गए आपके सतवाहनास। सतवाहनास के फाउंडर हैं सिमुका। सतवाहनास में लगभग 24 की टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, अगर पुरानास के अकॉर्डिंग चलें तो 24, या किसी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चलें तो 30 राजा हैं। सबको याद करना जरूरी नहीं। सिमुका, सतकर्णी फर्स्ट एंड सतकर्णी सेकंड। सतकर्णी सेकंड के टाइम में ही वेस्ट कोस्ट से लेकर ईस्ट कोस्ट तक फैल गया था सतवाना एम्पायर। उसके बाद है हाला। हाला वीक हो गए थे, और इसी वीकनेस का फायदा उठाकर इनके दुश्मन जो वेस्टर्न सत्रैप्स हैं, वेस्टर्न सत्रैप्स इंडो ग्रीक की एक श्रृंखला है, वो इन पर अटैक करते हैं, और ये अपना बहुत सारा पार्ट कोंकण का लूज कर देते हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट राजा है डायनेस्टी के, 106 एडी से 130 एडी तक गद्दी पर बैठते हैं, और वो वेस्टर्न सत्रैप से अपना हारा हुआ एरिया जीत लेते हैं। उसके बाद इनकी माता गौतमी जो है बलसारी, वो नाने घाट इंस्क्रिप्शन भी लिखती हैं, जिसमें सब बातें पता लगती हैं। उनके बाद अगेन राजा वशिष्ठ पुत्र पुलमई गद्दी पर बैठे। वशिष्ठ पुत्र पुलमई की शादी वेस्टर्न सत्रैप्स के राजा रुद्रदमन की बेटी से हो गई, और इनको उम्मीद हो गई कि अब तो भैया जो वेस्टर्न सत्रैप्स हैं वो हमारा कुछ करेंगे नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, रुद्रदमन ने इन पर फिर कर दिया और वशिष्ठ पुलमई से काफी एरिया छीन लिया। ठीक है। ऐसा दर्शा बताया जाता है गिरनार इंस्क्रिप्शन में, जो कि रुद्र दमन का इंस्क्रिप्शन है। और गिरनार इंस्क्रिप्शन संस्कृत का उस टाइम का सबसे बड़ा इंस्क्रिप्शन है। ठीक। लोग ग्रीक्स को इसलिए इंडो ग्रीक्स कहा गया, क्योंकि यहाँ आने के बाद वो यहीं के रंग ढंग में ढल गए, और संस्कृत भाषा और बाकी सारी चीजों को उन्होंने अपना लिया। ठीक है। उसके बाद वशिष्ठ पुत्र पुलमई के बाद यजना श्री सतकर्णी। यजना श्री सतकर्णी के सिक्के जो हैं, उन पर शिप्स की पिक्चर मिलती है, जो दर्शाता है कि वो ट्रेड और मैरीटाइम ट्रेड में बहुत आखिरी राजा जो हैं इस डायनेस्टी के, वो हैं पुलमई फोर्थ। ये डायनेस्टी जो है, ये मेट्रोनाइमिक डायनेस्टी है। मेट्रोनाइमिक पहले वीडियो में भी बताया था, ये अपनी माता के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इकलौती मेट्रोनाइमिक है, लेकिन है पैट्रियार्कल, यानी बनेगा राजा बेटा ही, बेटी नहीं बनेगी। ओके। उसके बाद संगम में, हम साउथ इंडिया में देखें तो क्या हो रहा है संगम में, जैसे हमें पता है कि 3 संगम हुए। 3 संगम में 3 मीटिंग्स होती हैं, जहां पर राइटर्स की हेल्प में, दूसरा पड़ापुरम में, तीसरा मदुरई में। पहले संगम से कोई लिटरेचर निकल कर नहीं आया।
एग्जिस्ट नहीं करता, दूसरे से टोलकप्पियम मिलता है जो कि टोलकप्पियार ने लिखा है। टोलकप्पियार के लिटरेचर से हमें उस वक्त के संगम की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल सभी एस्पेक्ट्स के बारे में पता लगता है, और जहां से पता लगता है कि उस टाइम पर तीन डायनेस्टीज रूल कर रही थी, चेराज, चोलाज एंड पांड्याज। चेराज जो हैं वो केरला के हिस्से पर रूल करते थे, और थोड़ा सा हिस्सा तमिलनाडु का कोंगू रीजन। सेंट्रल और साउथ पर तमिलनाडु पर पांड्याज रूल करते थे, और नॉर्थ पर चोलाज रूल करते थे। चेराज के झंडे का जो निशान है, स्टेट एम्बलम, वो है बो एंड एरो। पांड्याज के दिस दिस इज चेरा, दिस इज पांड्या, दिस इज चोला। पांड्याज का एम्बलम है फिश और चोलाज का एम्बलम है टाइगर। पांड्या में एक फेमस राजा हुए सिंगुवट्टन, जिनको कहा गया रेड चेहरा या चेहरा। अब इनके बारे में पता कहां से लगता है? पुलगुलूर इंस्क्रिप्शन से पता लगता है, जिसमें तीन जनरेशन ऑफ चेरा किंग्स के बारे में बात करी गई। इन्हीं के भाई हैं इलेंगो एडिगल। इलेंगो एडिगल ने एक फेमस किताब लिखी, जिसको हम ऑब्वियसली इस किताब की सीरीज में डिस्कस कर लेंगे। इलेंगो एडिगल की फेमस है, लिटरेचर का हिस्सा बनती है, जिसको कहते हैं सिलापद्दीकरम, जिसको स्टोरी ऑफ एंकलेट के नाम से भी जाना जाता है, सिलापद्दीकरम, जिसमें कोवलन, कन्नगी और माधवी का जिक्र। उसके बाद चोला में इस वक्त सबसे फेमस राजा हुए कराई कालन। कराई कालन ने बैटल ऑफ बेनी लड़ी, इसमें पांड्यन और चेरा और बाकी कुछ राजाओं को, 11 राजाओं को मिलकर उन्होंने बैटल ऑफ बेनी में हराया। और इस बात का जिक्र पट्टीनपलई में है। पट्टीनपलई, अगर आप लोगों को याद हो हिस्ट्री में, अगर आप जाएंगे तो आप संगम लिटरेचर में, टोलकप्पियम तो है, टोलकप्पियम के बाद थर्ड जो संगम है, वहां से बहुत सारी किताबें निकल कर आती हैं, जिसमें दो चीजें हैं, एट्टू गोटई एंड पट्टू पट्टू। एट्टू गोटई जो है वो कंपाइलेशन है 8 स्टोरीज का, और जो पट्टू पट्टू है वो कंपाइलेशन है 10 पोएम्स का, उसको 10 गीत भी कहा जाता है। उन 10 पोएम्स में से आपकी पट्टी नपलई, और पट्टी नपलई जो जिक्र करती है वो करती है कलन का। उसके बाद करईकालन, ये लड़ाई जीतने के बाद कावेरी नदी के किनारे पर 160 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट और डैम भी बनाते हैं, जो इवन आज भी एग्जिस्ट करता है। आ जाते हैं फिर दोबारा से हम कुछ खास जिक्र नहीं। कुजुला कड़फिसेस, यानी हम आ गए हैं कुशाणाज में। कुशाणाज कुशाणाज भी इंडो ग्रीक्स का ही पार्ट है। कुजुला कड़फिसेस एंड बीमा कड़फिसेस, भारत में पहली बार गोल्ड कॉइन्स बड़े स्तर पर छापने वाले, या कहें पहली बार गोल्ड कॉइन छापने वाले राजा हैं बीमा कड़फिसेस। इन्हीं के सक्सेसर हैं कनिष्का, द फेमस कनिष्का। कनिष्क को देवपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। कनिष्क ने ही चौथा काउंसिल कराया बुद्धिस्ट का 72 एडी में कुंडल वन कुंडल ग्राम, जहां पर बुद्धिज्म के दो फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, महायाना बुद्धिज्म एंड द हिनायाना बुद्धिज्म। एक आइडल वर्शिप करता है, दूसरा आइडल वर्शिप नहीं करता, इसलिए महायाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म के रूप में जाना जाता है कनिष्का को। कनिष्का की कैपिटल पौरुषपुर या पेशावर है, लेकिन दूसरी कैपिटल मथुरा भी है, और ये पाटलिपुत्र तक अपने आप को एक्सपेंड भी करते हैं। इनके बाद इनके सक्सेसर हैं, अच्छा हाँ, इनके कोर्ट में आपके पास वासुमित्रा है, अश्वघोष है। अश्वघोष ने बुद्धा चरिता लिखी है, बायोग्राफी बुद्धा। और इन्हीं के कोर्ट में है नागार्जुना, जो इनको आइंस्टाइन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद वशिष्ठा, हुविष्का, कनिष्का सेकंड और वासुदेवा सबसे आखिरी राजा हैं, जिन पर बाहर से अटैक होने शुरू हुए और ये खत्म हो गए। उसके बाद श्री गुप्ताज में आ जाते हैं। कुशाणाज के खत्म होने के बाद राइज हुए गुप्ताज, क्योंकि कनिष्का का रूल पाटलिपुत्र तक फैल गया था, और फिर पाटलिपुत्र पर कंट्रोल किया गुप्ताज ने। फाउंडर हैं श्री गुप्ता, उनके बेटे हैं गणोत, जिनके बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं, लेकिन फिर भी डिस्क्रिप्शन बाद प्रशस्ति में इसके बारे में जिक्र पाया जाता है। पहले राजा हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो कि सॉलिडिफाइड करते हैं, रियल फाउंडर माना जाता है उन्हें गुप्ता एम्पायर का। उसके बाद मेन इंपोर्टेंट राजा है समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इनके 5 मिलिट्री एक्सपेडिशंस हैं, और 5 मिलिट्री एक्सपेडिशंस की वजह से साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया सबको कैप्चर करते हैं। हालांकि साउथ इंडिया में ये जीतकर सात राजाओं को उनका राज्य वापसी कर देते हैं। इन्हीं के कोर्ट राइटर हैं हरिसेना, और हरिसेना लिखते हैं भाग प्रशस्ति, यानी 33 लाइंस जो कि संस्कृत की हैं, जो कि इलाहाबाद पिलर का हिस्सा बनती है। उसके बाद इनको सक्सीड किया चंद्रगुप्ता सेकंड ने। चंद्रगुप्ता सेकंड को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, लाइक द सन, ठीक है। उन्हीं के कोर्ट में, चंद्रगुप्ता सेकंड के कोर्ट में आपके पास नवरत्नास भी जिक्र एग्जिस्ट करते हैं, और कालिदास भी चंद्रगुप्ता के ही कोर्ट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और इन्हीं के इनके बारे में हमें पता लगता कहां से है ज्यादा, जो कि दिव्या चंद्रगुप्तम है, विशाखा दत्ता के द्वारा लिखी गई है। विशाखा दत्ता इज ऑल्सो अगेन द वन ऑफ द 9 नवरत्नास इन द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त सेकंड। उसके बाद इनको सक्सीड किया का अचीवमेंट है, नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई है इन्होंने। स्कंदगुप्ता के बाद पुरुगुप्ता, कुमारगुप्ता सेकंड, बुद्धगुप्त, कुमारगुप्ता सेकंड, बुद्धगुप्ता, सुन लो ध्यान से, कुमारगुप्ता सेकंड, बुद्धगुप्ता, नारायण गुप्ता एंड विष्णुगुप्ता। ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, आखिरी राजा है, सर्कल हो रखा है, विष्णुगुप्ता। उसके बाद
हम गुप्ताज के फ्यूटरीज की बात करें, अगर आप लोगों को हिस्ट्री कंसेप्ट याद होगा, फ्यूटरीज का मतलब है महाराजा के अंदर छोटे छोटे राजा रूल करते हैं। वर्धन्स 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 की जो डायनेस्टी है पुष्यभूतिज है, और हिस्ट्री के टेक्स्ट में कहा जाता है कि पुष्यभूति वाज द फाउंडर, इसलिए पुष्यभूति है। लेकिन अपने नाम के सामने वर्धन लगाते हैं, इसमें इनको वर्धन जाना जाता है। पिछले राजाओं के बारे में कुछ खास जिक्र नहीं है। प्रभाकर वर्धन के बेटे हैं राज्यवर्धन, और राज्यवर्धन के छोटे भाई हैं हर्षवर्धन, यानी प्रभाकर वर्धन के ही दोनों बेटे हैं आपके, राज्यवर्धन एंड द हर्षवर्धन। दैट्स इट। हर्षवर्धन जो है, इनकी कैपिटल जो है थानेश्वर है, लेकिन इनकी बहन की शादी जो राजेश्वरी है वो कन्नौज के राजा गृहवर्मन से हुई थी, मोखारी डायनेस्टी के, जिसकी वजह से उन पर गुप्ताज का और शशांक जो कि गौड़र डायनेस्टी के हैं से वो अटैक करते हैं। अपनी बहन को बचाने के चक्कर में राज्यवर्धन जाते हैं, लेकिन देवगुप्ता को तो मारते हैं, लेकिन शशांक इन्हें मार देता है। फिर हर्षवर्धन अपनी बहन को बचाने के लिए कन्नौज पर अटैक करते हैं और कन्नौज को कैप्चर करते हैं और कन्नौज को अपनी सेकंड कैपिटल बनाते हैं। फिर उसी कन्नौज के लिए तीन बड़ी एम्पायर्स आपस में लड़ना शुरू करती हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं साउथ इंडिया में बाकी चीजें। पल्लवाज, पल्लवाज के फाउंडर, हालांकि पल्लवाज तीन स्टेजेस में एमर्ज हुए, सबसे लास्ट में जो स्टेज है सिम्हावर्मन उनके फाउंडर हैं। फिर है महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन के बाद है नरसिम्हावर्मन। पल्लवाज फेमस होते हैं रोक कट टेम्पल्स के लिए। नरसिम्हा वर्मन को महेंद्र वर्मन पर चालुक्याज का अटैक होता है, और चालुक्याज इनको हरा देते हैं। चालुक्याज कहाँ के? चालुक्याज में अगर आप लोगों को याद हो, हमने तीन श्रृंखलाएं पढ़ी थी, वतापी की, बदामी की एंड वेंगी की, ठीक है। तो यहाँ पर सीन आ जाता है, महेंद्र वर्मन पर अटैक होता है, और अटैक होने के बाद ये हारते हैं, लेकिन इस बात का बदला लेते हैं नरसिम्हा वर्मन, उनके बेटे। नरसिम्हा वर्मन को फेमसली महामल्ला या ममल्ला भी कहा जाता है, महामल्ला या फिर ममल्ला, क्योंकि वो शरीर में बहुत हष्ट पुष्ट पहलवान थे, और उन्होंने एक शहर बसाया ममल्लापुरम। और अब चालुक्याज को हराकर, पुलकेशिन को हराकर, ठीक है, पुलकेशिन जी को हराकर इन्होंने अटैक क्या किया, वतापी को खत्म किया, और टाइटल लेते हैं वतापी कोंडा। हर्षवर्धन, पुलकेशिन और नरसिम्हा वर्मन तीनों कंटेम्पररी हैं। ऊपर हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन नीचे आना कोशिश कर रहे थे, लेकिन नर्मदा के किनारे पर पुलकेशिन सेकंड ने उन्हें हरा दिया। और पुलकेशिन सेकंड की लड़ाई नीचे पल्लवास से भी चल रही थी। पल्लवास में महेंद्र वर्मन को तो हराते हैं, लेकिन उनका बेटा नरसिम्हा वर्मन उन्हें हराकर खत्म करता है, और टाइटल लेता है वतापी कोंडा। उसके बाद इस डायनेस्टी में सबसे आखिरी राजा हैं अपराजिता वर्मन, अपराजिता वर्मन। लेकिन अपराजिता को पराजित कौन करते हैं? चोला डायनेस्टी के राजा आदित्य फर्स्ट, और खत्म करते हैं पल्लवास के रूल को। चोलास बिल्कुल उस वाले चोला जो हमी ने अभी जिक्र किया था, चेरा चोला पांड्या, उसी फैमिली, वही जो आपकी लीनेज है कंटिन्यू रही, लेकिन बाद में चलकर इनको इंपीरियल चोलास कहा गया, क्योंकि ये बाहर की तरफ भी सक्सीड करेंगे। बाहर की तरफ मतलब इंडिया से पानी क्रॉस करके जाएंगे और दूसरे राज्यों पर भी अटैक करेंगे। शुरुआत में फाउंडर है विजय चोला। विजय चोला तंजौर को कैप्चर करते हैं, और तंजौर को कैप्चर करने के बाद तंजौर में एक दुर्गा टेंपल बनाते हैं। फिर आदित्य फर्स्ट पल्लवास को खत्म करके, यानी अपराजिता वर्मन को हराकर चोलास को एक्सपेंड करते हैं। फिर परंतका फर्स्ट सुंदर चोल, सुंदर चोल नीचे की तरफ जाते हैं। उत्तम चोल अटैक करते हैं श्रीलंका। इस डायनेस्टी में सबसे इंपॉर्टेंट राजा 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 वन, राजा राजा वन ने अपने आप को कंसोलिडेट किया और अपनी बाउंड्रीज कृष्णा और तुंगा भद्रा तक फैला दी। उसके साथ साथ इन्होंने श्रीलंका के नॉर्दर्न पर अटैक किया, राजा श्रीलंकन के में आ जाता है। इन्होंने एक फेमस टेंपल बनाया, बृहदेश्वरा टेंपल, जो कि अपने आप में एक आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है। और राजा राजा वन बृहदेश्वरा तंजौर में बनाया। उसके बाद इनको इनको सक्सीड किया इनके बेटे राजेंद्र फर्स्ट ने। राजेंद्र फर्स्ट ने ही क्या काम किया, गंगा का पानी लाने के लिए असल में एक नया शहर बसाना चाहते थे, और उसमें वो पोंड बनाना चाहते हैं जिसमें गंगा का पानी हो। गंगा का पानी राजाओं ने लाने से परमिशन नहीं दी, तो उन्होंने सारे राजाओं को हराया, और सारे राजाओं को हराकर कुछ ऐसा, यानी ये सारा एम्पायर इनका था, ये सारा एरिया कैप्चर किया, और ये साउथ ईस्ट एशिया भी कैप्चर करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये जो बे ऑफ बंगाल है, ये चोलास के कंट्रोल में आ जाती है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इधर भी घर है, इधर भी घर है, बीच में पानी का पॉन्ड है। इसलिए बे ऑफ बंगाल को चोला लेक कहा जाता है, या चोला पोंड कहा जाता है इन द टाइम ऑफ द राजेंद्र फर्स्ट, क्योंकि इधर भी आ गए चोला, इधर भी आ गए, और श्रीलंका को पूरी तरीके से कैप्चर कर लेते हैं राजेंद्र फर्स्ट। साथ ही साथ बृहदेश्वरा, दूसरा टेंपल बृहदेश्वरा, बृहदेश्वरा बनाया तंजौर में, बृहदेश्वर बनाया गंगईकोंडा चोलापुरम में। गंगईकोंडा चोलापुरम जो कि इन्होंने नया शहर बसाया गंगा को क्रॉस करने के बाद, इनको सक्सीड किया राजा ने। उस डायनेस्टी के सबसे आखिरी राजा हैं कुलतोंगा थर्ड। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि ऊपर कन्नौज राइज हुआ, तो कन्नौज में तीन डायनेस्टीज अपने आपस में लड़ पड़ती हैं, गुर्जर प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज और द ये क्या नाम, पालाज। गुर्जर प्रतिहाराज में
फाउंडर हैं हरिचंद्रा, उनके बाद है नागभट्ट फर्स्ट, जो कि कन्नौज को कैप्चर करके कैपिटल बनाते हैं। नागभट्ट सेकंड, जिन्होंने सोमनाथ टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया। इस डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट राजा है मिहिर भोज, जो टाइटल लेते हैं आदि वराह का। इनको किंग बोरा भी कहा जाता है, किंग जुजुर भी कहा जाता है बाय द अरब्स। ये रथ को बाहर हराते हैं, दूर तक छोड़कर आते हैं। इन्होंने कन्नौज का नाम महोदया किया, सबसे इंपॉर्टेंट राजा इस डायनेस्टी के। उसके बाद इस डायनेस्टी के सबसे आखिरी राजा हैं यशपाल। राष्ट्रकूटास, जो कि पल्लवास के फ्यूडरीज थे, उनके फाउंडर हैं दंती दुर्गा। फिर इनके बाद कृष्णा फर्स्ट, गोविंदा फर्स्ट, ध्रुवा, अमोघ वर्षा सबसे इंपॉर्टेंट राजा। अमोघ वर्षा मिहिर भोज के कंटेम्प्रेरी है। अमोघ वर्षा जैनिज्म में कन्वर्ट हो गए जिना सेना के कहने पर, और इसलिए तिहाई संख्या इंडिया की जैनिज्म में कन्वर्ट हो जाती है। आखिरी राजा है कर्का, और ये सब लोग आपस में लड़ रहे हैं किसके लिए? कन्नौज के लिए। तीसरी जो पार्टी है पालाज ऑफ बंगाल, फाउंडर है गोपाला, उसके बाद धर्मपाला, देवपाला, महिपाल फर्स्ट, और आखिरी राजा है रामपाल। रामपाल के बाद बंगाल सेना डायनेस्टी का विजय सेना, बल्लाल सेना और लक्ष्मण सेन। उसके बाद अगर हम बात करें कश्मीर का एरिया, जहां पर हिंदू शाही डायनेस्टी रूल करती थी, कल्लार, जयपाल। जयपाल के समय में ही महमूद गजनी बाहर से अटैक करना शुरू करता है। जयपाल और आनंदपाल इनसे लड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, और बैटल ऑफ छछ छछ 1000 एडी में हुई, जयपाल ने लड़ी बैटल ऑफ छछ। उसके बाद त्रिलोचन पाला जो है वो अपनी ही आर्मी उन्हें एग्जीक्यूट कर देती है। आखिरी राजा जो उसमें है, ही इज द भीमपाला, हिंदू शाही डायनेस्टी। देन यहाँ पर स्टैब्लिश होती है अरब्स, यानी दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की पूरी चेन बनाई है हमने। सबसे पहले डायनेस्टी है स्लेव, जिसको ममलूक या फिर इलबरी डायनेस्टी भी कहा जाता है। फाउंडर है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उनके बेटे आरम शाह, फिर इल्तुतमिश इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन के बाद वो चाहते थे कि उनकी बेटी गद्दी पर बैठे, लेकिन मुस्लिम स्कॉलर्स ने और मंत्रियों ने उनके भाई को, यानी रजिया के भाई को गद्दी पर बिठा दिया था। लेकिन रजिया प्लान करती हैं और गद्दी कैप्चर करती हैं। रजिया सुल्तान, द ओनली फीमेल लीडर और द फीमेल रूलर ऑफ द मेडाइवल इंडिया। देन बहराम शाह, जो कि भाई हैं रजिया के, मसूद भाई हैं। ठीक है, टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड इतना खास इंपॉर्टेंट होता नहीं है, लेकिन फिर भी 1206 से 1210, ये 1210 से 1211 कुछ महीने रहे ये। ठीक है, इल्तुतमिश 1211 से 1235 तक रहे। फिर रुकनुद्दीन तो कुछ महीने ही रही। रजिया सुल्तान 1236 से 1240, और ये दोनों के दोनों 40 टू 46 दारू पी के डेथ हो जाती है इनकी। नसरुद्दीन महमूद, जिनको बलबन ने ही सुल्तान बनाया था, ये रहते हैं 46 टू 66। फिर 66 से 87 तक बलबन। नसरुद्दीन महमूद जो हैं वो इल्तुतमिश के पोते हैं, जिनको गद्दी फिर बलबन उनके मंत्री हैं, और बलबन सारा राजपाट संभाल रहे होते हैं। इसलिए एरा ऑफ बलबन 1246 से ही शुरू हो जाती है। वो अपने आपको टाइटल्स भी लेते हैं बहुत सारे, जैसे कि नासिर आमिर उल मोमीन, साथ ही साथ नायब बन जाते हैं। ठीक है, कि मेरे ऊपर तो खुदाई जो है, आई एम हैविंग द स्पेशल ब्लेसिंग्स फ्रॉम द अल्लाह। ठीक है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। सजदार पाबोस की शुरुआत भी बलबन ही कराते हैं। ठीक है, और बलबन के बेटे मारे जाते हैं मंगोल्स के अटैक में। उनके बाद गद्दी संभाले उनके बेटे कैकुबाद ने। 1290 में डायनेस्टी खत्म होती है। जलालुद्दीन फिरोज खलजी गद्दी कैप्चर करते हैं, और जलालुद्दीन फिरोज खलजी के बाद अलाउद्दीन खलजी गद्दी कैप्चर करते हैं। अलाउद्दीन खलजी भतीजे हैं जलालुद्दीन खलजी के, और मेडाइवल हिस्ट्री के सबसे इंपोर्टेंट राजा भी हैं। अलाउद्दीन खलजी का जो टाइम पीरियड है, इट इज 1296 टू 1316। इसी समय में इन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे मिलिट्री, इनका जो सिस्टम है वो दाग का, चेहरे का दाग का, यानी ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, चेहरा या हुलिया, जहां एक्टिव लिस्ट ऑफ द सोल्जर्स बनाई जाती है। देन वी हैव द मुबारक शाह एंड खुसरू शाह। खुसरू शाह को गद्दी से हटाते हैं घियासुद्दीन तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक को के बाद सक्सीड करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको पढ़ा लिखा सुल्तान बेवकूफ भी कहा जाता है, जिनके टाइम में दिल्ली से वो कैपिटल शिफ्ट करते हैं दौलताबाद, लेकिन वापसी दिल्ली आ जाते हैं। दीवान को ही बनाते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाते हैं। फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने कैनाल स्टैब्लिश करी, फादर ऑफ इरिगेशन भी कहा जाता है। टैक्सेस भी बहुत सारे लगाए। जजिया की शुरुआत इन्होंने ही करी, जजिया की शुरुआत भारत में। अगर जजिया की सबसे पहले बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, कुतुबुद्दीन ऐबक रिलीजियस टैक्सेशन शुरू करते हैं, यानी अगर कोई मुस्लिम है तो कम टैक्स लूंगा, अगर नॉन मुस्लिम है तो उससे टैक्स ज्यादा लूंगा। इसलिए फादर ऑफ रिलीजियस टैक्सेशन कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। जैसे नाम दिया किसने? आपके फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक क्या कहते हैं कि जो कोई भी गैर मुसलमान है और वो यहाँ पर रह रहा है, उससे मुझे टैक्स देना पड़ेगा, बिकॉज आई एम द सुल्तान, और मुझे उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी पड़ती है। लेकिन ये रिलीजियस टैक्स है, साथ ही साथ उन्होंने मुस्लिम्स पर भी एक टैक्स लगाया, जकात। जकात का मतलब है कि आप लोगों को अपना एक इनकम का हिस्सा देना है फॉर द चैरिटी। उसके बाद गद्दी पर बैठे नसरुद्दीन मोहम्मद, जिनके टाइम में 1398 में तैमूर का अटैक हुआ दिल्ली पर, और इस बात का फायदा उठाकर खिजर खान मुल्तान का एरिया अलग कर लेते हैं। और फिर 1414 में खिजर खान दिल्ली पर अटैक करके सैयद डायनेस्टी स्टैब्लिश करते हैं। खिजर खान के बाद मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह सबसे वीक रूलर थे, और उन्होंने अपना राजपाट अपने प्रधानमंत्री बहलोल खान लोधी को दे दिया, जिनका बेटा सिकंदर खान लोधी, जिसने बसाया आगरा शहर, और सिकंदर गज ए सिकंदरी की नई यूनिट भी। फिर इब्राहिम खान लोधी को हराकर बाबर मुगल को स्टैब्लिश करते हैं। बाबर ने 4 लड़ाइयां लड़ी।
फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन अप्रैल 1526, फिर बैटल ऑफ खानवा जिसमें राणा सांगा को हराते हैं, फिर बैटल ऑफ घाघरा जिसमें वो बैटल ऑफ चंदेरी जिसमें वो राय को हराते हैं, मालवा का रूलर है, और बैटल ऑफ घाघरा जिसमें वो महमूद खान लोधी को हराते हैं। 4 बैटल्स हारने करने के बाद वो डेथ हो जाती है उनकी जीतने के बाद। ठीक है, हुमायूं उनके बेटे हैं, गद्दी पर बैठते हैं, अपनी एम्पायर को अपने भाइयों के साथ बांट लेते हैं। लेकिन हुमायूं के टाइम में जो सुर डायनेस्टी है, शेरशाह सूरी यानी जो जमींदार थे, वो राइज हो जाते हैं और वो रिवॉल्ट करते हैं, और बैटल ऑफ चौसा और फिर बैटल ऑफ वियतनाम जिसको बैटल ऑफ नॉर्थ भी कहा जाता है, उसमें हारकर हुमायूं पर्शिया चले जाते हैं और सारा एरिया शेरशाह सूरी के कंट्रोल में आ जाता है। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक रूल करते की डेथ होती है, लेकिन बाद में उनके सक्सेसर्स रूल करते हैं, जिसमें से एक जो उनका सक्सेसर तो नहीं है लेकिन डी फैक्टो रूलर बन जाता है, जिसका नाम क्या है, हेमू, जिसको हेमचंद्र विक्रमादित्य का नाम भी जाना जाता है, क्योंकि 22 लड़ाइयां लड़ी और 22 की 22 जीत जाते हैं। फिर अकबर अकबर गद्दी पर हुमायूं वापसी आते हैं 1555 में, और 55 में आकर एक साल रहते हैं। 56 में उनकी डेथ हो जाती है सीढ़ियों से गिरकर। उनके जो फेमस साथी हैं, स्लेव हैं या नौकर हैं, बैरम खान, जो कि अकबर का पालन पोषण करते हैं। अकबर को पंजाब भेजा हुआ है उन्होंने, और पीछे से उनकी डेथ हो जाती है, और इसीलिए जो हेमू है वो अटैक करने की कोशिश करता है अकबर पे। ये सभी लोग पानीपत में इकट्ठा होते हैं, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है। अकबर की तरफ से लड़ रहे हैं बैरम खान, और बैरम खान हेमू को लड़ाई हरा कर मार देते हैं, और फिर अकबर गद्दी पर स्टैब्लिश हो जाता है। को पता ही है 56 में फिर बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई, 1580 में दिन इलाही बनाया। ठीक है, बहुत सारी किताबें जो हम जिक्र करेंगे किताबों के सेक्शन में। 1564 में इन्होंने जजिया को एबोलिश कर दिया। ठीक है, फिर इन्होंने अपने जो कोर्ट में इनके नवरत्नाज हैं, जिसमें से एक हैं आपके राजा टोडरमल, जो कि इनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी वजह से देहसाला सिस्टम बनाया इन्होंने। फिर जहांगीर जहांगीर अपने पिताजी के सिस्टम में थोड़ा सा चेंजेस लेकर आते हैं, जो कि मनसबदारी सिस्टम था उसमें दूअसफ सीएसएफ लेकर आते हैं, पेंटिंग्स में चेंज आता है। शाहजहां, जहां पर मुगल आर्किटेक्चर पीक में आया, 1632 में ताजमहल बनाया, फिर उसके बाद दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद। फिर औरंगजेब औरंगजेब 1658 से 1707 तक रूल करते हैं। फिर आ जाते हैं आपके लेटर मुगल्स को मेडाइवल हिस्ट्री में ना पढ़कर मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा जाता है। बहादुर शाह फर्स्ट 1707 से 1717 ये औरंगजेब के बेटे थे, और फिर जहांदर शाह 1712 से 1713, लेकिन ये सभी वीक रूलर्स हैं। फिर उसके बाद है फारूक सियार। ठीक है, इन्होंने ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दिया था, गोल्डन फरमान, जाओ कहीं पर भी फैक्ट्री लगाओ। मोहम्मद शाह रंगीला, इन्हीं के समय में क्या हुआ, नादिर शाह आया और बैटल ऑफ पुना में मुगल्स को हराता है 1739 में। इन्हीं के टाइम में जो आपका बंगाल है, अवध है और हैदराबाद अलग अलग हो जाते हैं मुगल एम्पायर से अलग होकर। फिर अहमद शाह के बाद है आलमगीर सेकंड के टाइम में ही बैटल ऑफ पलासी होती है। शाह, हाँ, ये हिस्सा नहीं लेंगे उसमें, ये थोड़ी बंगाल में बैटल ऑफ पलासी बिटवीन द सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिशर्स। फिर शाह आलम सेकंड जो हैं 1759 से 1806, ये वही मुगल बादशाह हैं जो बैटल ऑफ बक्सर में हिस्सा लेते हैं विद द अवध नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला एंड द मीर जाफर। ठीक है, देन अकबर सेकंड वही हैं जिन्होंने राजा राम मोहन रॉय को राजा टाइटल दिया है। ये हिंदू और मुस्लिम सोलिडरिटी की बहुत ज्यादा बात करते हैं, त्योहार भी चलाते हैं, फूल वालों की सैर। देन आखिरी राजा बहादुर शाह जफर, जिनको 1857 का लीडर चुना गया बाय द पीपल ऑफ इंडिया, एंड देन ही वाज सेंट टू द रंगून, जहां इनकी डेथ हो गई। तो ये सारी चीजें खत्म हुई यहाँ इतने राजा। जो चीजें मैंने आपको एक सीक्वेंस में बताई हैं, सीक्वेंस में ऐसे ही नोट्स बनाओ, वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं। ठीक है, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनी, जितनी बातें बताई हैं किसी राजा के बारे में बस उतनी ही जान लो, दैट्स इट, मामला खत्म। उसी को बार बार रिवाइज करो, इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कर लोगे आराम से, मुझे पता है। ठीक है, भरोसा रखो खुद पे, पेन चलाओ और पेपर चलाओ, नोट्स बनाओ खुद से। सुनो इस चीज को जो मैंने बार बार बोली है, ठीक है, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, यू हैव टू डू इट। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।